मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है आपका पदार्थ की अवस्था, जिसमें हम लोग देख रहे हैं गैसीय अवस्था और द्रवीय अवस्था। और इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक हैं है ना, कुछ छोटा छोटा वो टॉपिक हम लोग क्या किए हैं, क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने अंतर आणविक बल देखे थे, जिसमें हम लोग लगभग 4-5 प्रकार के बल देखे थे, है ना, और उसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम आगे का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भाई? ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, इसको हमको क्या करना है, अभी देखना है, पढ़ना है कि ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, या थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं। वैसे ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है ये हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार की जो ऊर्जा होता है वो किसी भी परमाणु या अणु के जो गति होता है उस गति के कारण क्या होता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका ऊष्मीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है वो परमाणुओं के या अणुओं के गति के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। तो लिख सकते हैं किसी परमाणु अथवा अणुओं के, या परमाणुओं लिख सकते हैं हम इसको, है ना, किसी परमाणु अथवा अणु के, किसी परमाणु अथवा अणु के, है ना, लिखेंगे तो किसी परमाणु तथा अणु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी परमाणु है या अणु है, जब वो अणु परमाणु क्या करता है, गति करता है, तो उस गति के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होता है, जो उत्पन्न ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं भाई, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है, ये ऊष्मीय ऊर्जा आपका क्या होता है, आपका बोल सकते हैं ताप के क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है। ताप के क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ऊर्जा क्या होता है, उसमें ऊर्जा आपका बढ़ते जाता है या बढ़ते जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा और कुछ करना नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है उसमें ऊर्जा क्या होता है। तो उसमें ऊर्जा क्या होता है भाई, तो किसी भी परमाणु तथा अणु के गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वो क्या कहलाता है, आपका उसमें ऊर्जा कहलाता है। और ये जो उसमें ऊर्जा का मान होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है आपका किसी भी पदार्थ का, उसमें ऊर्जा क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। क्योंकि ताप बढ़ाने से कणों में गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात ताप जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग देते जाते हैं, वैसे वैसे जो क्या होता है, हमारा जो परमाणु होता है, या हम बोल सकते हैं अणु जो होता है, इनके कण क्या करते हैं, ज़्यादा गति करने लगते हैं। और ज़्यादा गति करते हैं मतलब वहाँ पर क्या करते हैं, उसमें ऊर्जा क्या होते हैं, आपके ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है उसमें ऊर्जा क्या होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप बता देना भाई कि परमाणु तथा अणुओं के जो क्या होता है, गति होता है, उस गति के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होता है, उत्पन्न जो ऊर्जा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें ऊर्जा कहते हैं। उसमें ऊर्जा जो होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात ताप बढ़ाने से उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है, आपका बढ़ता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे परमाणु का क्या होते जाता है, आपका गति भी बढ़ते जाता है। और गति बढ़ता है मतलब हम बोल सकते हैं कि उसका उसमें ऊर्जा क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़ा से उसमें ऊर्जा को क्या किया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गया आपका उसमें ऊर्जा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और आगे हम देखते हैं अंतरा आणविक, क्या देखते हैं, अंतरा आणविक बल
और साथ में क्या देखते हैं बनाम उष्मीय ऊर्जा, मतलब कंपेयर कर रहा है अंतराणविक बल को और उसको उष्मीय ऊर्जा का कंपेयर कर रहा है। तो इससे पहले हम लोग जो क्लास था उसमें अंतराणविक आकर्षण बल हमने देखा था। अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? तो अंतराणविक आकर्षण बल का मतलब होता है दो परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण, है ना, या अन्योन्य क्रिया ही क्या कहलाता है? हमारा अंतराणविक आकर्षण कहलाता है। जैसे हमारे पास कितना हमारा परमाणु है? दो परमाणु है। मान लो ये परमाणु है, बी परमाणु है, तो इन दोनों के मध्य पाए जाने वाला जो क्या होता है? आकर्षण जो बल होता है, यही आकर्षण बल या इनके मध्य जो पाए जाने वाला जो अन्योन्य क्रिया होता है, यही आपका क्या कहलाता है? आपका अंतराणविक आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है। और उसमें ऊर्जा क्या होता है? तो परमाणुओं के अणुओं की गति के कारण जो क्या होता है? हमारा जो ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? उसमें ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि अंतराणविक जो बल होता है और उसमें ऊर्जा में आप किस प्रकार से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, किस प्रकार से दोनों का मैच करते हैं। तो दोनों में ये होता है कि जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो क्या करता है? हमारा दो परमाणु या दो से अधिक परमाणुओं के बीच पाए जाने वाला क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इस कारण ये कणों को पास लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। जबकि हमारी उसमें ऊर्जा की बात करें तो उसमें ऊर्जा क्या करता है? वो ताप पर निर्भर करता है और ताप देने पर क्या होता है? जो भी आकर्षण बल से बंधा हुआ जो क्या होता है? जो कण होता है वो क्या करता है? एक दूसरे से क्या होता है? आपका दूर जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो क्या होता है? अंतराणविक क्या होता है? हमारा जो आकर्षण बल होता है ना, अंतराणविक आकर्षण बल दो परमाणु के मध्य, है ना, अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है, अंतराणविक आकर्षण बल दो परमाणु के मध्य पाए जाने वाला क्या होता है? हमारा आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है, मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल होता है जो, है ना, कणों को क्या करता है? एक दूसरे के पास लाता है। एक दूसरे के क्या करता है भाई? हमारा पास लाता है। एक दूसरे के क्या करता है? हमारा पास लाता है। एक दूसरे का पास लाता है। एक दूसरे का क्या करते हैं? दूसरे के पास लाते हैं। तो हमारा अंतराणविक आकर्षण बल दो परमाणु के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल होता है जो, है ना, या आकर्षण बल यहाँ पर होता है, लिख सकते हैं, होता है जो, है ना, कणों को एक दूसरे के क्या करता है? पास लाता है। जबकि उसमें ऊर्जा क्या करते हैं? कणों को एक दूसरे से क्या करता है? दूर करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आणविक जो आकर्षण बल होता है वो दूर दूर में जो कण रहते हैं उसको क्या करता है? पास लाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण को प्रदर्शित करता है। जबकि अगर हम उसमें ऊर्जा की बात करें तो उसमें ऊर्जा क्या करता है? जो कण एक साथ बंधे रहते हैं उन कणों को एक दूसरे से क्या करता है? आपका दूर करता है। और अगर इसका हम बात करें ठोस और द्रव में, किसमें बात करें? अगर हम ठोस और द्रव में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? जो ठोस और क्या होता है? हमारा जो द्रव होता है। ठोस की बात करें और किसकी बात करें भाई? अगर हम द्रव की बात करें तो ठोस और द्रव में ये जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा क्या होता है? हमारा जो आणविक जो आकर्षण होता है, अंतराणविक आकर्षण, और दूसरा हमारा क्या होता है? जो उसमें ऊर्जा होता है। इसमें बड़ा ही क्या होता है? बढ़िया संतुलन देखने को मिलता है ना। उसमें ऊर्जा में क्या होता है? हमारा संतुलन देखने को मिलता है। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो क्या होता है? जो ठोस अवस्था होता है और जो क्या होता है? द्रव अवस्था होता है। इन दोनों में बात करें तो ठोस अवस्था में आपको अंतराणविक आकर्षण बल ज़्यादा देखने को मिलता है और हमारा जो द्रव अवस्था होता है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें ऊर्जा आपको देखने को मिलता है। वैसे तो दोनों अवस्था में दोनों प्रकार की ऊष्मा आपको देखने को मिलता है। जैसे जो ठोस अवस्था होता है उसमें अंतराणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है और उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। अगर हम द्रव की बात करें
करें तो द्रव में क्या होता है आपका, उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है थोड़ा सा, है ना, और अंतराणविक आकर्षण थोड़ा सा क्या होता है आपका, कम होता है। तो इस प्रकार से ठोस और जो क्या होता है हमारा जो द्रव होता है उसमें अंतराणविक आकर्षण बल और जो उसमें ऊर्जा होता है उन दोनों के मध्य क्या होता है आपको एक संतुलन देखने को मिलता है। और इस स्थिति में अगर द्रव को हम लोग क्या करते हैं, ठोस में परिवर्तित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, जो द्रव होता है जिसमें उसमें ऊर्जा का मान थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जब द्रव को ठोस में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो द्रव का जो क्या होता है, जो ताप होता है, उस द्रव के ताप को क्या कर देते हैं हम लोग, कम कर देते हैं। और जैसे ही द्रव का ताप क्या होता है, कम होता है, वो क्या हो जाता है आपका ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि द्रव को ठोस में परिवर्तित करने के लिए उसमें ऊर्जा का मान जो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है आंतरिक आणविक आकर्षण बल से, उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे हमारा जो द्रव होता है वो ठोस अवस्था में क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित हो जाता है। यही बात अगर हम गैस के लिए करें, यही बात किसके लिए करें भाई, गैस के लिए करें, तो जो गैस होता है, गैस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी क्या होता है, दूर होता है। और यदि गैस को अगर क्या कर दिया जाए, प्रेशराइज किया जाए, गैस को क्या किया जाए, गैस पर दाब लगाया जाए, तो उस स्थिति में जो गैस होता है वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो क्या है, बहुत सारा क्या है हमारा गैस भरा हुआ है, और इस पात्र पर अगर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, मतलब दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो दाब लगाने से ही क्या होता है, हमारा गैस जो है द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, कुछ ताप की जो है आवश्यकता होता है, या ताप की आवश्यकता होता है। तो किसको भाई, हमारा गैस को, किसको, गैस को द्रव में, किसमें, द्रव में परिवर्तित करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए ताप की जो है आवश्यकता जरूरी होता है। करने के लिए ताप क्या होता है ना, की आवश्यकता जरूरी होता है। ताप की आवश्यकता क्या होता है भाई, हमारा जरूरी होता है, जरूरी होता है, जरूरी है ना, होता है। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप क्या करते हैं, द्रव को अगर क्या करते हैं आप ठोस में परिवर्तित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, द्रव के उष्मीय ताप को क्या करते हैं हम लोग, कम कर देते हैं, जिससे ठोस क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम गैस की बात करें, तो गैस जो होता है, अगर गैस को अगर आपको क्या बनाना है, द्रव में क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो उस स्थिति में खाली दाब लगा के, है ना, हम क्या कर सकते हैं, जो है खाली दाब लगा के गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, बल्कि दाब के साथ साथ आपको जो है गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए ताप की भी आवश्यकता बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। और हर गैस का, है ना, हर गैस का या सभी प्रकार के गैस का, सभी प्रकार, है ना, के गैस का अपना क्या होता है, गैस का एक निश्चित ताप होता है ना, सभी गैस का क्या होता है, एक निश्चित ताप होता है, ताप होता है। तो आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी गैस को अगर हम द्रव में परिवर्तित करते हैं, तो द्रव में परिवर्तित करने के लिए उसके लिए ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और है ना, सभी प्रकार की गैस होती है उसकी अपनी क्या होती है, निश्चित ताप होती है, और जिस ताप के ऊपर है ना उस द्रव को या उस गैस को जो है द्रवित नहीं की जा सकती है, चाहे दाब कितना भी लगाई जाए, तो वो जो ताप होती है वो क्रांतिक ताप के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है, या क्रांतिक ताप के नाम से बोली गई है। तो हमको एक क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि क्रांतिक ताप क्या होती है भाई, तो एक क्वेश्चन बनता है क्रांतिक ताप, इसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, क्रांतिक ताप के बारे में। तो ये हो जाता है हमारा क्रांतिक, क्या लिखते हैं, ताप। तो क्रांतिक ताप में हम लोग क्या लिखेंगे कि गैस को, किसको, हमारा गैस को द्रव में किसको भाई, हमारा गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए केवल दाब ही आवश्यक नहीं होती है, केवल दाब ही आवश्यक नहीं होती है, बल्कि, है ना, ताप
की, है ना, भी, बल्कि ताप की आवश्यकता भी जरूरी होती है ना। ताप की आवश्यकता भी क्या होती है भाई, जरूरी होती है। प्रत्येक गैस की एक निश्चित ताप होती है। जिस ताप के ऊपर उस गैस को द्रवित नहीं की जा सकती है। क्रांतिक ताप कहलाती है। वह ताप क्या कहलाती है, क्रांतिक ताप। तो वह निश्चित ताप क्या कहलाती है आपकी, क्रांतिक ताप कहलाती है। तो वह निश्चित ताप क्रांतिक ताप कहलाती है। क्या ताप कहलाती है हमारी, क्रांतिक ताप कहलाती है। तो इस तरीक़ा से क्रांतिक ताप को क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। तो हमने क्या बोला कि कोई भी जो गैस होता है उसको द्रव में परिवर्तित करने के लिए केवल दाब की ही आवश्यकता नहीं होती है, उसके साथ साथ ताप की भी आवश्यकता बहुत ही क्या होती है, जरूरी होती है। और प्रत्येक जो क्या होती है हमारी जो गैस होती है उस गैस के लिए एक निश्चित ताप होती है, और जिस ताप के ऊपर उस गैस को द्रवित नहीं की जा सकती है, चाहे दाब कितनी भी लगाई जाती है तो द्रवित नहीं की जाती है। चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे दाब कितनी भी क्या होती है, लगाई जाए। तो यहाँ पर उसको हम लोग एक बार और क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो ऊपर द्रवित नहीं की जा सकती है, चाहे दाब कितना भी लगाई जाए। क्रांतिक ताप कहलाती है। तो इस तरीक़ा से क्रांतिक ताप को क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, अंतराणविक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा में हमने क्या देखा, कंपेयर देखा। इसमें ये होता है कि जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो दो परमाणुओं को या दो से अधिक परमाणुओं को क्या करता है, पास लाने का प्रयास करता है। जबकि जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है वो क्या करता है, जो परमाणु जो पास रहते हैं उसको क्या करता है, आपका दूर करता है। ठीक है। और ये इसका बढ़िया से उदाहरण हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, ठोस और द्रव में देखने को मिलता है। ठोस और जो द्रव होता है उसमें अंतराणविक आकर्षण बल और उसमें ऊर्जा का जो क्या होता है आपका एक प्रकार से जो बैलेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, अच्छा आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ठोस में अंतराणविक आकर्षण बल ज़्यादा और उसमें ऊर्जा थोड़ा सा कम होता है, और द्रव में उसमें ऊर्जा थोड़ा सा ज़्यादा और आकर्षण बल थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो उस स्थिति में यदि द्रव को किस में परिवर्तित किया जाता है, ठोस में परिवर्तित किया जाता है, तो उसके लिए द्रव के जो ताप होता है उसमें ताप उसको थोड़ा क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे हमारे इनके जो कण होते हैं, द्रव के कण थोड़ा सा जो दूर दूर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, और पास आने के पश्चात फिर वो ठोस में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब द्रव होते हैं तो उस स्थिति में थोड़ा सा कण क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उसके ऊष्मीय ताप को क्या करते हैं, कम करते हैं। इनके कण जो थोड़ा थोड़ा जो दूर होते हैं ऊष्मीय ताप कम होने से क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और पास आकर के फिर क्या हो जाते हैं, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार की बात अगर हम किस में करें, हमारे गैस में करें। किस में करें, गैस में। तो ऐसा नहीं है कि गैस जो होता है उसमें हम लोग दाब लगाए और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नहीं होता है भाई। गैस को है ना दाब लगा करके द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ना। दाब के अलावा उसमें कुछ ताप की भी आवश्यकता जरूरी होता है, अर्थात दाब के साथ साथ जब आप ताप कम करते हैं तब जा कर के क्या होता है, हमारा कोई भी जो गैस होता है वो द्रव में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो कोई भी जो गैस होता है उसको द्रव में परिवर्तित करने के लिए दाब ही कोई आवश्यकता, दाब ही लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या
दाब से ही हम जो है गैस को द्रवित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ जो है ताप की भी क्या होता है आवश्यकता होता है। और हर गैस का अपना एक क्या होता है निश्चित ताप होता है, और जिस ताप के ऊपर उस गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, चाहे दाब कितना भी लगाया जाए, तो वो ताप आपका क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक ताप कहलाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से क्रांतिक ताप को क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर अंतरा आणविक जो बल है और बनाम ऊष्मीय ऊर्जा है, उसको भी क्या किया जा सकता है भाई, समझा जा सकता है। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। चलिए हम आगे टॉपिक की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे का टॉपिक यहाँ पर दिया है गलनांक और क्या दिया है हमारा क्वथनांक। तो इस पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं भाई, गलनांक और क्वथनांक। इससे पहले वाला भी क्लास में आपने जो है गलनांक क्वथनांक के बारे में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है, लेकिन वो शायद आप भूल गए होंगे। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं कि गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैं गलनांक और क्वथनांक की अगर सिंपल आकर जानकारी दूँ तो गलनांक मतलब क्या होता है आपका पिघलना। गलनांक मतलब क्या होता है, पिघलना। और कौन सा पदार्थ पिघलता है भाई, ठोस पदार्थ पिघलता है। और ठोस पदार्थ पिघल करके क्या बनाता है, हमारा द्रव का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो सामान्य भाषा में गलनांक का मतलब क्या होता है, आपका पिघलना होता है, लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आपका पिघलना होता है। और कोई भी जो ठोस पदार्थ रहता है वही क्या करता है, पिघल जाता है, और पिघल के द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, गलनांक के बारे में। अगर हम बात करते हैं क्वथनांक का, किसकी बात करते हैं हम लोग, क्वथनांक का। तो क्वथनांक मतलब होता है आपका उबलना। क्या होता है हमारा, उबलना। तो क्वथनांक मतलब क्या हो गया भाई, हमारा उबलना। उबलना मतलब क्या होता है, जैसे कोई द्रव लेते हैं हम लोग, है ना, तो द्रव क्या करता है आपका, उबलता है। जैसे हम घर में क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और पानी को पात्र में लेने के पश्चात क्या करते हैं, उसको हम लोग गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि पानी क्या करता है भाई, वहाँ से उबलना स्टार्ट कर देता है। तो ये उबलना ही आपका क्या कहलाता है, केमिस्ट्री के भाषा में क्वथनांक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसी पर आगे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। तो चलिए पहले किसके पास चलते हैं भाई, गलनांक के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं, गलनांक का। तो गलनांक क्या होता है भाई, तो कोई भी जब ठोस पदार्थ को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो जो ठोस पदार्थ होता है वो कुछ समय के पश्चात क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यही क्या कहलाता है, हमारा गलनांक कहलाता है, या उसको हम लोग गलनांक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, जब किसको भाई, हमारा ठोस पदार्थ को क्या किया जाता है, हमारा गरम किया जाता है, गरम किया जाता है, तो उनके कण, है ना, तो उनके कण, तो जब ठोस पदार्थ को क्या किया जाता है भाई, गरम किया जाता है, तो उनके कण एक दूसरे से क्या हो जाता है, हमारा दूर जाने लगता है। तो जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उनके कण जो प्रबल आकर्षण बल से बंधा होता है, हाँ, तो उनके कण एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, है ना। तो उनके कण एक दूसरे से क्या होते हैं, हमारे दूर जाते हैं, और द्रव में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और द्रव में क्या हो जाते हैं भाई, परिवर्तित हो जाते हैं। तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में। तो जब हम क्या करते हैं, ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं, गरम करते हैं, वैसे ही ठोस पदार्थ क्या होता है, या ठोस पदार्थ के अंदर जो कण होता है उनके बंध क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और फिर वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो दूर जाते हैं, ठोस किस में परिवर्तित हो जाते हैं भाई, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, हमारे गलनांक कहलाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाते हैं भाई, गलनांक के नाम से जानते हैं। तो यह प्रक्रिया है ना, गलनांक के नाम से जानते हैं, या इसे गलनांक के नाम से जानते हैं, या इसे गलनांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं भाई, गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं।
तो इस तरीक़ा से आप गलनांक बता सकते हैं। वैसे इसमें परिभाषा रटने वटने वाला बात नहीं है भाई, आप सिर्फ ये बोल सकते हैं जब हम ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करके जब उसको द्रव पदार्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका गलनांक कहलाता है, या गलनांक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये जो गलनांक होता है, इस गलनांक को कई कारक हैं जो क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। तो गलनांक को प्रभावित करने वाले क्या देखेंगे हम लोग, कारक देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले क्या देखेंगे भाई, कारक हैं। अब गलनांक तो आपको समझ आ गया कि ठोस पदार्थ के द्रव पदार्थ में परिवर्तित होना, ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हमारा गलनांक कहलाता है। और गलनांक को कुछ कारक है जो क्या कर सकता है, आपका प्रभावित कर सकता है। तो कौन कौन से कारक है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहला तो होता है कणों के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल, है ना। पहला क्या होता है भाई, कणों के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल, कणों के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल, आकर्षण क्या होता है, हमारा बल होता है। तो यदि कणों के मध्य आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है, मान लो यहाँ पर हमारा एक पदार्थ है और इस पदार्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या हैं, कण हैं, और इन कणों के मध्य अगर आकर्षण बल क्या है, बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बल बहुत क्या है भाई, हमारा ज़्यादा है, तो उस स्थिति में इनका जो गलनांक होता है क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। ज़्यादा कैसे नहीं होगा भाई, क्योंकि कण एक दूसरे से क्या है, प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ है, और प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ है मतलब इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होता है, हमारा आवश्यकता होता है। जैसे बोलते हैं ना, फेविक्विक और फेविकोल की बात करें, अगर फेविक्विक की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसका जो जोड़ने का शक्ति होता है पदार्थ को, वो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। मतलब एक बार चिपक गया मतलब उसको थोड़ा सा तोड़ पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, फेविकोल की अपेक्षा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देख रहे हैं आप कि जहाँ पर क्या होता है, कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कणों के मध्य आकर्षण बल जब ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगा, और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगा मतलब उसका जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, अर्थात वो लेट से पिघलेगा, मतलब गलनांक उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। और लेट से कब पिघलेगा, जब उन कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा भाई, है ना। जैसे आपको जो है लड्डू की बात करें, अगर हम लड्डू देखे हैं और अखरोट देखे हैं, लड्डू और अखरोट की बात करें, अब दोनों को जो है किसको आसानी से जो है चबा पाना सरल होगा, तो लड्डू होगा। क्यों, क्योंकि लड्डू के अंदर जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, उन कणों के मध्य जो आकर्षण बल क्या होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए आसानी से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। लेकिन अखरोट में जो कण होता है उनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग चबाने में क्या करते हैं, थोड़ा सा परेशानी होता है। तो जहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा ऊर्जा वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, अर्थात उसका गलनांक क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ना, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा भाई, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है और बंध को तोड़ने गए हैं तो बड़ा गड़बड़ है। तो हमको कम से कम बंध को तोड़ने के लिए उतनी मात्रा में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जितना उस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो हमारे पास बंध को तोड़ने के लिए अगर ऊर्जा होता है तब जा कर के कोई भी पदार्थ के बंध को तोड़ा जा सकता है, उसको पिघलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो कारक हैं, जो दोनों कारक क्या करता है, गलनांक को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। तीसरा कारक की बात करूं तो तीसरा कारक होता है हमारा क्रिस्टल जालक की ऊर्जा, या क्रिस्टल जालक, कणों की क्रिस्टल जालक व्यवस्था, है ना, या कणों की, है ना, क्रिस्टल जालक व्यवस्था, कणों की क्रिस्टल, है ना, जालक व्यवस्था, है ना। क्रिस्टल जालक क्या होता है, हमारा व्यवस्था। कणों की क्रिस्टल जालक व्यवस्था मतलब मान लो कण के मध्य जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नियमित क्रम से है, व्यवस्थित ढंग से अगर क्या हुए हैं, वो एक दूसरे में बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से क्या हुए हैं, अव्यवस्थित हैं। तो उस स्थिति में उनका जो गलनांक होता है वो आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर कणों के बीच जो है अरेंजमेंट ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वहाँ पर उनका क्या होता है, आपका जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है भाई, है ना। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, तीन जो पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस स्थिति पर गलनांक ज़्यादा होगा और किस स्थिति पर गलनांक कम
कम होगा। तो यदि कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा भाई हमारा, ज़्यादा होगा, तो उस स्थिति में गलनांक ज़्यादा होगा, है ना। दूसरा, बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगा। और यदि पैकिंग अच्छा रहेगा, पैकिंग अच्छा रहेगा मतलब व्यवस्था अच्छा रहेगा, अरेंजमेंट वाला व्यवस्था रहेगा, उस स्थिति में गलनांक आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 3 कारक हैं, जो 3 कारक आपका क्या करता है, गलनांक को क्या करता है, प्रभावित करता है। और भी आपके बुक में कुछ उदाहरण यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है, जिसमें गलनांक आपका ज़्यादा या क्या होता है, आपका कम होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो जितना भी आयनिक यौगिक होता है, कौन से यौगिक, आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक क्या है, आप इससे पहले वाला जो लेसन है उसमें आप पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। तो आयनिक यौगिक जो होता है वो 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बना यौगिक होता है। तो जो आयनिक यौगिक होता है, जैसे नमक, कैसा होता है, जैसे नमक की बात करें तो जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, जैसे Na और ये क्या है हमारा Cl, एक आयनिक यौगिक है। तो इनके बीच जो बंध बनता है, किनके बीच, ये सोडियम और एक क्लोरीन है, तो इनके बीच जो बंध बना है, ये बंध काफ़ी क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है हमारा, प्रबल बंध होता है। और प्रबल बंध होने के कारण इसको तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। अधिक ऊर्जा की क्या होता है भाई, आवश्यकता होता है। यही वजह है कि जितने भी कार्बन आपका आयनिक यौगिक होता है, इन आयनिक यौगिक का गलनांक आपका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और वजह ये होता है कि आयनिक यौगिक में जो कण होता है, वो कण एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल से क्या होता है, बंधा होता है, और जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। यही वजह है कि आयनिक यौगिक का जो क्या होता है, हमारा गलनांक तो है वो ज़्यादा होता है। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आयनिक यौगिक का गलनांक ज़्यादा होता है क्यों, ऐसे करके, तो आप बताना। आयनिक यौगिक का गलनांक ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो भी कण होते हैं, उन कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो प्रबल आकर्षण बल होता है, जो कणों को काफ़ी मजबूती के साथ बांध के रखता है, और उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। यही वजह है कि आयनिक यौगिक का जो क्या होता है, आपका जो गलनांक होता है वो ज़्यादा होता है भाई। ऐसा आपको क्या करना है, जवाब देना है। इसी के जस्ट अपोजिट बात करें हम लोग सहसंयोजी यौगिक का। किसकी बात करते हैं हम लोग, सहसंयोजी यौगिक। ये भी आप पढ़ चुके हो इससे पहले लेसन में, है ना। तो किसकी बात करते हैं, सहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं। सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक क्या होता है भाई, तो जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों का जब क्या करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करके जो बंध बनाते हैं, और बंध बनने से जो यौगिक बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो जितने सहसंयोजी यौगिक होते हैं ना, इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं, गलनांक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, कम होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक क्या होते हैं, अधिक हो गया। सहसंयोजी यौगिक के जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। किसके का अपेक्षा कम होते हैं, आयनिक यौगिक के। तो गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अब इनके गलनांक कम होने के पीछे कारण क्या है, तो जितने भी हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उन यौगिकों में जो अणु होते हैं, यौगिक में जो क्या होते हैं, अणु होते हैं, वो एक दूसरे के साथ दुर्बल वांडर वाल्स बंध से बंधे होते हैं, दुर्बल बंध से बंधे होते हैं। और जिनके कणों के मध्य दुर्बल बंध पाए जाते हैं, उसको आसानी से क्या किए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं। और जो आसानी से टूट जाते हैं, मतलब उनके गलनांक क्वथनांक क्या हो जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं, या गलनांक क्या हो जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं, सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं, उनके गलनांक इसलिए कम होते हैं क्योंकि उस सहसंयोजी यौगिक में जो कण होते हैं, वो एक दूसरे के साथ दुर्बल बंध से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जिस बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होते हैं, इसलिए आसानी से वो टूट जाते हैं, और इस कारण उसके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। तो इस तरीक़ा से सहसंयोजी यौगिक का और आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक में अंतर देखें तो सहसंयोजी गलनांक क्वथनांक कम और आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके रीजन भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये किसका बात हो गया भाई, हमारा गलनांक का बात हो गया। चलिए हम आगे क्या करते हैं, क्वथनांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग, क्वथनांक को देखते हैं भाई। क्वथनांक क्या होता है हमारा, तो क्वथनांक मतलब होता है कोई भी पदार्थ का क्या होता है, उबलना। अभी जस्ट मैं इससे पहले बताया कि क्वथनांक मतलब क्या होता है, उबलना। क्वथनांक बराबर होता है आपका उबलना। बट उबलता कब है उसको हमको देखते हैं। तो उबलता कोई पदार्थ तब है जब क्या होता है, उस पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है
वह वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब कोई भी जो द्रव पदार्थ होता है वो तभी उबलना स्टार्ट करता है जब उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, आपका बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि द्रव का जो क्या होता है, हमारा जो क्वथनांक है ना, या द्रव बोल सकते हैं कि द्रव का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है वह, या ये बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी द्रव तब उबलना स्टार्ट करता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जब द्रव का वाष्प दाब, जब द्रव का वाष्प दाब, रुको इसको मिटाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है ना। जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय, है ना, दाब के बोल सकते हैं, वायुमंडलीय दाब के। तो क्या लिखे, जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो द्रव उबलने लगता है। तो जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है। तो वह ताप क्वथनांक ताप कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, हमारा क्वथनांक ताप कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप होता है ना, हाँ ना, या इसी को हम अथवा के रूप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, किसी द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप होता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है, वायुमंडल दाब के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, किसी द्रव का क्वथनांक ताप वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, क्वथनांक को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका भाई, क्वथनांक हो गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमारा एक पहले गलनांक देखे, फिर हमने क्या देखे, क्वथनांक देखे। नहीं, चलिए ये क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगला जो क्लास है हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं।